नौजवान हिंदुस्तान के एक और ख़ास एपिसोड में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं प्रवीण। आज बहुत ही अहम मसला है जिस पर हम बात करने वाले हैं। हम सब मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और इसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब बराबर से मददगार होते हैं, लेकिन किस तरीके से युवा मुल्क की खिदमत करने के लिए और बड़ी तादाद में आगे आ सकते हैं, इसका भी एक प्रयास शुरू किया गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ ज़कात फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ज़फ़र महमूद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र महमूद, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरे साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने जो आज बैठे हैं वो हैं मोहम्मद जावेद हुसैन साहब, जिन्होंने IAS की एग्ज़ाम को क्लियर किया है। जावेद भाई, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में आप भी इसी जगह पर बैठे होंगे जहां जावेद भाई बैठे हुए हैं। और डॉक्टर ज़फ़र महमूद ख़ुद भी देश के एक बहुत ही जाने माने ब्यूरोक्रेट रहे हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो काम किया है, जो वो लिखते रहे हैं, वो हम सब के बीच में है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो और जल्दी रंग लाएंगी और हम देखेंगे कि मुस्लिम युवाओं की भागीदारी मुल्क की खिदमत करने के लिए और बढ़ेगी। ज़फ़र साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि आपका ज़माना 77 वो समय और आज का वक्त जब ये युवा जो हैं ये अपनी दावेदारी अब कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में कितना फ़र्क आया और क्या आप जनरली आज के जो युवा हैं उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी सोच पाते हैं वैसे ही? क्योंकि आपका समय बहुत अलग रहा, फिर आप एक बहुत कामयाब ब्यूरोक्रेट रहे, फिर तो आप एक तरीके से पूरे एक अलग दुनिया में चले गए, फिर वो कंपटीशन की तैयारी और इन बच्चों को देखना या इनके लिए पॉलिसीज़ वगैरह पर काम करना और जो चैलेंजेस उस एग्ज़ाम को फेस करने के पहले आते हैं उसके बारे में कितना सोच पाते हैं आप या कितना रिकलेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को? देखिए, ऐसा है कि ये तो सही है, देयर इज़ अ सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन 1977 UPSC सिस्टम एंड करंट UPSC सिस्टम। लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि मैं 1977 से लेकर आज तक कंटिन्यूसली जुड़ा हूँ UPSC सिस्टम के साथ। देखते आए। हाँ, इस वजह से कि एज आई हैव सेड दैट कि मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा वहाँ से एक तो वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना, उसके अलावा ये कि वहाँ से छुट्टी ले करके AMU और जामिया मिल्लिया वगैरह में जाना और सबको मोटिवेट करना। तो ये मैं काम इंडिविजुअली भी इनफरादी तौर पे करता रहता था। और जब हमने 2007 में सिस्टमेटिकली शुरू कर दिया, तब से तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट ही है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। सिराज हुसैन साहब हैज़ रिटायर्ड 1 year ago एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। वी अपॉइंटेड हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ज़कात फाउंडेशन में हमारे, और वो सिविल सर्विसेज का ही काम देखते हैं पूरा। तो वो पूरे टाइम उसमें जुड़े हुए हैं। उसके अलावा ये फहद करीम साहब बैठे हुए हैं, यही इंचार्ज ऑफ द सिविल सर्विसेज, डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ सिविल सर्विसेज ज़कात फाउंडेशन। तो पूरा सिस्टम लगा हुआ, बहुत से लोग और भी लगे हुए हैं उसके अंदर, जो कि अपने को अब्रेस्ट रखते हैं जो चेंजिंग सिचुएशंस हैं। इट्स फास्ट चेंजिंग सिचुएशन, ये बात सही है आपकी, जो सिस्टम में चेंजेस होते चले जा रहे हैं। प्लस हमारे जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं जो सर्टिफाइड फेलोज़ हैं, उसमें से कुछ बैठे भी हैं, ये भी एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं। यानी कि जो बच्चे इम्तिहान दे चुके वो आने वाले वहाँ पर जक्स्टापोज हो जाते हैं। अब जो नया बैच आने वाला है ये कुछ उसमें से रुकेंगे और नया बैच आ जाएगा, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है इस तरह से, जैसा आपने बताया था कि जी कंटिन्यूटी मेंटेन है। लेकिन इसमें मैं आपको आपके इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा करके 1-2 चीज़ें मैं अर्ज़ करूँ। वो ये है कि कुरान शरीफ में अल्लाह मियाँ कहते हैं लैसल इंसान इल्ला मा सआ, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। तो इसके 2 पहलू, एक तो ये पहलू है कि तुम कोशिश नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, दूसरा ये कोशिश करोगे तो मिलेगा। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन साथ साथ एक और भी मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, वो भी है उसी में। वो गॉड सेज कि वमा तशाउना इल्ला मा यशा अल्लाह, तुम उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं चाहूँ। इसमें मालूम है क्या चीज़ है? ये नहीं है कि कोई धमकी है, ये है दैट आप चाहे जितने एफर्ट करें, मेहनत करें, बट कीप योरसेल्फ ऑन द साइड ऑफ गॉड। अगर जो बेसिक्स टेनेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं उसमें से कहीं कोई किसी तरह की खिलाफ वर्जी होती है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, मुझसे ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा, मगर आई नो कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड आई ऑल्सो नो कि उनका क्यों नहीं हुआ, बिकॉज दे डिस्प्लीज गॉड, ही डिस्प्लीज गॉड, ऐसा। तो वो भी एक बड़ा अहम चीज़ है। बाकी
साइंस जो आइंस्टाइन इसकी जो न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटन ने डिस्कवर किया है। ये गॉड का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको कामयाबी ना मिले। इट्स नॉट पॉसिबल। नतीजा मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। आप फाज साहब, आपके नाम का जिक्र आया, ज़रा आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि अभी तैयारियां किस तरह से करवाई जा रही हैं, बच्चों के सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, और अब कम्युनिटी से कितने ऐसे स्टूडेंट्स आ पा रहे हैं या एस्पिरेंट्स आ पा रहे हैं जो कि यहाँ बैठे हैं जहाँ पर जावेद भाई बैठे हुए हैं। एक्चुअली हर ईयर हमारा ZFI वी यूज़ टू कंडक्ट एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें हमारे 7 to 8 सेंटर्स हैं। उन सेंटर्स में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं एंड एकेडमिकली जो ब्राइट स्टूडेंट रहते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, दैट ऑल्सो थ्रू एग्जॉस्टिव प्रोसेस। पहले वो रिटन टेस्ट देते हैं, फिर वंस दे आर थ्रू दैट then we used to take their interviews, and once they have cleared all the process, so we are maintaining a target of 50 to 60 student, and sometime it do happen 66 this year, जैसे हमने 66 students select किया था। उनमें से once the student have done all the process, then we take them as a ZFI fellow, जो सर ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। once they have cleared all the rounds, then we discuss with them कि उनको, जैसे दिल्ली इज़ हब फॉर UPSC कोचिंग, नॉट फॉर प्रिपरेशन के लिए तो पूरा हिंदुस्तान है, कहीं भी तो दिल्ली में स्टैटिकली जैसे सर ने कहा है कि काफ़ी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वी डिस्कस आवर स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द सीनियर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द UPSC। तो ऐसे कुछ पैनल हैं पूरी हमारे टीम में जो ऑलरेडी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। सो आफ्टर अ डिस्कशन वी यूज़ टू डिसाइड विद द स्टूडेंट कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे वाजीराम हुआ, KSG हुआ, तो इसी तरह सारे इंस्टीट्यूट से हमारा टाई अप है। तो वी डिस्कस विद द स्टूडेंट, वी यूज़ टू सेंड देम फॉर द प्रिपरेशन, एंड इट यूज़ टू बी अराउंड 7 to 8 months का उनका प्रिपरेशन चलता है। तो वो प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करते हैं। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, विच वी यूज़ टू डू फॉर। यहाँ मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूँ कि 2020 में 2020 में जो सिलेक्शन होगा उसमें हम मच लार्जर ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा प्रेमिसेस तैयार हो रहा है, आधे से ज़्यादा बन चुका NCR में ही। तो इस वजह से आपके इसके माध्यम से हम सबको बता देना चाहते हैं कि अब ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चे, लेकिन होना काबिल तरीन है और हमारे टेस्ट में पास होना है, तो लिहाजा ज़्यादा बच्चे एक जगह, बच्चे बच्चियाँ दोनों एक जगह रह करके तैयारी कर सकते हैं। बहुत माकूल इंतज़ाम है बच्चियों को का अलग रहने का, वो सब चीज़ है। लेकिन ये कि जो अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है कि हम तो मायल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए कि हम तो तैयारी किए बैठे हुए हैं कि हम आपकी तैयारी करवाएंगे और आप ही बढ़ के आगे नहीं आ रहे हैं। इस वजह से कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं पूरे मुल्क में, जगह जगह अपने बच्चों को मोटिवेट करना होगा, ख़ास तौर से काबिल तरीन बच्चे हैं। और जैसा फैज़ल बता रहे थे कि वो जब आप किसी दूर ग्रामीण इलाके में होते हैं और जो आपके जहन में ये सोच होती है कि शायद ये तो कोई एलियंस का काम है या बहुत ही कोई काबिल लोग कर सकते हैं, तो वो गलत फहमी भी तब टूटती है जब आप इन लोगों के बीच में आते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप ही के बीच के लोग कैसे इस काम को कर पाते हैं। तो वो जो आपने मोटिवेशन कहा, वो एक तो सेल्फ मोटिवेशन है, उसके बाद में सीनियर्स के बीच में आना, जो लोग इसको कर रहे हैं उनके बीच में आना, ये तय करता है कि कैसे आप भी इस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। कुछ सवाल अब आप लोगों के कोई सवाल पूछना चाहिए? मैं पहले जावेद भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मेरा नाम है जुल्फ़िकार अहमद लस्कर, मैं वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगना से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। प्रीलिम्स इज़ ऑलरेडी ऑन द प्लेट। इसके बाद पता नहीं आप हमें मिलेंगे कि नहीं, इसलिए मैं मेंस के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा। पेपर वाइज आप मेंस का प्रिपरेशन कैसे किए थे, अगर इस पर हम आप थोड़ा सा बताएंगे हमें जी तो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड स्पेशली एक क्वेश्चन है, ये सिर्फ पर्सनल है मेरा, आई एम पार्टिकुलरली वल्नरेबल ऑन इकोनॉमी, तो इस पे थोड़ा सा स्पेशली बात करें। यार पेपर 1 आप जनरल स्टडीज़ पेपर 1 अगर देखोगे तो उसमें स्टैटिक पोर्शंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, चाहे मतलब आपका हिस्ट्री का हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, ज्योग्राफी हो। तो ये स्टैटिक वाले पोर्शंस आप जो प्री में कर रहे हो वो काफ़ी हद तक मतलब 70 to 80% आपको हेल्प कर देता है मेंस में।
बट ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पोर्शंस आपको एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ चीज़ें जो मैं भूलता था उनके नोट्स बना लेता था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो पोर्शंस हैं उनके मैंने नोट्स बना रखे थे और एंड में बार बार उनको ही रिवाइज करता था। तो पेपर 1 में नॉर्मली ज़्यादा स्ट्रैटेजी लोगों की वैरी नहीं करती क्योंकि स्टैटिक पोर्शंस है। पेपर 2 और 3 की जहाँ बात आती है, जहाँ आपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा, तो इस बार मैंने क्या किया था कि जो भी मार्केट में टेस्ट पेपर्स होते हैं तो किसी भी 1-2 रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स के 3-4 ईयर के पेपर आप खरीद लो, उसके बाद उनको टॉपिक वाइज आप उनका एनालिसिस करो। जैसे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, एग्रीकल्चर है, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ग्लोबल इकोनॉमी है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस 4 ईयर के पेपर देख रहे हो तो एक टॉपिक को एक बार में कम से कम 10, 20, 30 क्वेश्चंस पढ़ जाओ। प्रीवियस मतलब 2015, 16, 17, 18 के सारे पेपर्स पढ़ जाओ। तो उससे क्या होगा, टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस किए हैं या जो भी करंट अफेयर्स है या जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सारा ये मैं स्मार्टली बता रहा हूँ कि कैसे आप बेटर टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे इस साल तो रिलीज़ हुआ नहीं है तो इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं पढ़ना है, बट अगर बजट जैसे रिलीज़ हुआ है तो बजट आप पढ़ सकते हो। उसके लिए बजट को स्पेशली पढ़ना होता है। डायरेक्टली इस बार यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन बजट से रिलेटेड आया था। तो आप प्रीवियस 3-4 ईयर के कोई भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स के पेपर लो और उनको टॉपिक वाइज उनके नोट्स बना लो कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, टैक्सेशन रिफॉर्म, डायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स में क्या हुआ है, जीएसटी में क्या हुआ है, तो वो सारे नोट्स बना लो। नोट्स कंपाइलेशन आपका बहुत सेग्रीगेटेड, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही हो कि टैक्स अगर किसी ने बोला तो मुझे पता है कि टैक्स के अंदर मैंने 10 टॉपिक्स क्या बनाए हैं। और फिर एंड में जब एग्जाम का टाइम आ रहा होगा लास्ट 1 मंथ में, तो आपने 2-3 बार उस टॉपिक को रिवाइज कर चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप एक मतलब ब्रॉड ओवरव्यू 20-30 पन्ने का नोट्स आपका 1-2 पेज में बन जाएगा। आपको पता है कि टैक्स में इश्यूज़ क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, जीएसटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एक जब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ये लेके चलोगे तो आपका वर्कलोड भी काफ़ी कम होगा और चीज़ें आप बेहतर तरीके से याद भी कर पाओगे, रिवाइज भी कर पाओगे। फिर सैल्यूट है आप लोगों में, सुन के मुझे थोड़ा थकान जैसी होने लगी थी कितना पढ़ाई करना पड़ती है। सैयद साहब, एक अहम सवाल ये, बहुत से बच्चे हैं बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से आते हैं, जिस तरह से अभी जावेद भाई ने बताया, जिस तरह की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, फुल टाइम डेडिकेशन चाहिए, हम कुछ और नहीं कर सकते। जी जी। फिनेंशियल क्राइसिस या हम जिस अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सच्चर साहब की जो रिपोर्ट है उसमें आर्थिक आधार भी है पिछड़ेपन का बहुत बड़ा। क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और इससे कैसे ओवरकम करें, खास तौर पर कम्युनिटी के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी वजह से पढ़ाई में आगे नहीं, ये तो आपने अच्छा क्या सवाल पूछ लिया मुझसे। ये तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सिर्फ आर्थिक यानी कि इकनॉमिक डिफ़िकल्टी की वजह से, इक़्तिसादी दिक्कत की वजह से कोई बच्चा अगर या बच्ची नहीं बैठ पा रहे हो इम्तिहान के अंदर, तो वो तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की गारंटी है पूरे इंडिया में सब जगह। उसकी वजह से न बैठ पा रहे हो, काबिलियत है लेकिन न बैठ इम्तिहान तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से वो हमारी काबिलियत के लिए आपके जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, वह खाली मेरिट होनी चाहिए। और मेरिट जो है वो एक्चुअली उसके लिए जो सही लफ्ज़ है वो है हुनर, यानी कि जो मेहनत से हासिल किया हुआ की भी काबिलियत है उसे कहते हैं हुनर। तो अपने अंदर अगर हुनर पैदा कर लिया है तो फाइनेंशियल क्राइसिस कोई इक़्तिसादी कोई इकनॉमिक दिक्कत नहीं आने देंगे, उसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने आपको कहा एक्चुअली उसका उल्टा है, हमारे पास अब बहुत जल्दी ज़्यादा गुंजाइश होने वाली है लेकिन बच्चों की कमी है तो काबिल तरीन बच्चों को और ज़्यादा बढ़ के आगे आना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ पूछना चाहेंगी? एक मोहतरमा तो हमारे साथ मौजूद है। हेलो, मेरा नाम सुप्रीना है। मैं सर आपको एक तो एप्रिसिएशन देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी को आप अपलिफ्ट कर रहे हैं। और आपने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करी, बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं कर पाते, तो उनको आपने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है या हुनर है तो सर आप सपोर्ट करेंगे उन सबको। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस कैसे क्रिएट करा जाता है? जो स्मार्ट वर्क है वो एग्ज़ाम पिछले या प्रीवियस पेपर्स को देखकर ही हम स्मार्ट वर्क करते हैं या कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे? आई थिंक आई लीव द आंसर टू डेफिनेटली। इन्होंने स्मार्ट वर्क किया है अभी। जी हाँ, हार्ड वर्क के साथ साथ। जी हाँ, मैं जो अभी बता रहा था, मैं इनके साथ जो डिस्कस कर ही रहा था वही स्मार्ट वर्क की मैं बात कर रहा हूँ कि मेंस और प्री और मेंस के बीच का आपका 4 महीने का आपके पास फासला होता है, तो उस वक्त सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर जीएस का सिलेबस है तो चीज़ें तो लगती है यार बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो सारी चीज़ें उस वक्त आपको नहीं करनी है, उस वक्त आपको स्मार्टली स्टडी करना है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 3-4 साल के पेपर्स ले लिए, उसके एनालिसिस पे मैंने टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें दी गई थी टॉपिक्स में, सिलेबस में जो भी मेंशन्ड है, मैंने अपने नोट्स बना रखे थे और बार बार उनको ही रिवाइज कर रहा था। फिर उसमें मैंने अपग्रेडेशन किया कि मैं चीज़ों को प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सकूँ, फ्लो चार्ट कहाँ पे डालने हैं, इंडिया के मैप्स डालने हैं, ताकि मेरा आंसर्स मोर इन्फॉर्मेटिव हो सके दूसरों की बजाय। हार्डवर्क मतलब ये है कि यार आपके सिलेबस में जो भी मेंशन्ड है या जो भी चीज़ें हैं, जीएस में, जनरल स्टडीज़ में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, रशियन की इकोनॉमी भी पूछी जा सकती है, बट वो रिलेवेंट नहीं है ना हमारे लिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी किन किन एरिया से क्वेश्चंस पूछती है। अब जैसे कि कुछ टॉपिक्स है, जैसे एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पेपर 2 में कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज हैं, ठीक है। रेयरली यूपीएससी ने कभी पूछा हो, और पूछती भी है तो ऐसी पूछती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सेकुलरिज्म एंड यूनाइटेड स्टेट सेकुलरिज्म, जो नॉर्मली लक्ष्मीकांत से भी पढ़ के आपको आइडिया मिल जाता है। तो जिन एरियाज में यूपीएससी कम क्वेश्चंस पूछती है उसमें ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बेसिक, जैसे इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए एक्सक्लूसिवली कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। बट जहाँ एरियाज में आप मिस्टेक्स करते हो, उन एरियाज को, उनके लिए नोट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना पड़ता है, अपने प्रेजेंटेशंस इंप्रूव करने पड़ते हैं, तो वो स्मार्ट वर्क फिर हो जाता है। जावेद भाई, एक बात जो आपने स्मार्ट वर्क के बारे में कही है, मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको यूपीएससी का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ठीक आप लोग भी कह रहे थे शुरुआत में कि हमें आइडिया नहीं होता, हमें लगता है कि ये बहुत टफ चीज़ है, इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आप पहले उसके बेसिक्स को जाने, उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किन किन विषयों पर क्या, क्योंकि जब आप बता रहे हैं तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में भी क्लियर हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस वक्त दर्शक आपको देख रहे होंगे उनके जहन में भी ये चीज़ खास तौर पर साफ हो रही होगी कि किस तरीके से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं, किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। सवाल पूछें अपना। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली जो आर्ट एंड कल्चर है, तो उसके सवालात जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए अभी फ़िलहाल? यार आर्ट एंड कल्चर जो एक ऐसा सेक्शन है कि उसमें मतलब यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है, कहाँ से पूछती है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है आर्ट एंड कल्चर, और रेयरली क्वेश्चंस 1-2 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कभी कभार तो ये लगता है कि बेसिक आप चीज़ें कर लो और ज़्यादा एरिया में डाइवर्ट ना करो। तो बेसिक एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो मैंने फॉलो की थी, नितिन सिंघानिया की बुक है, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो सारा कवर कर लेते हैं। उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की चीज़ें आती हैं, वो मार्केट में करंट अफेयर्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किए हैं अपने मटेरियल, तो आप किसी भी मटेरियल से ले लो तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब एक और ख़ास बात इसमें कि जो चीज़ें मतलब ज़्यादा लगती हैं कि हाँ यूपीएससी पूछ सकती है, जैसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के क्वेश्चंस आते हैं, या फोक थिएटर्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपके डांस फॉर्म्स के क्वेश्चंस आते हैं। टेम्पल्स वाला ऐसा सेक्शन है कि टेम्पल्स बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपने अगर सिंघानिया से बेसिक्स भी कर रखा है तो वो टेम्पल के अगर क्वेश्चन फंसे तो फंसे, नहीं फंसे तो मतलब 99% लोगों से नहीं हो पाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। बट जो क्वेश्चन हैं नॉर्मली जो किया जा सकता है, लास्ट ईयर भी जैसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो आपने करंट अफेयर्स कहीं से भी किया, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब जो प्रिडिक्टेड एरियाज हैं, मतलब छोटे छोटे सेक्शंस हैं, मार्शल आर्ट्स हो गए, जहाँ से क्वेश्चंस प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं और जहाँ आप मतलब हार्डली 1-8 दिन आपने टाइम डिवोट किया तो वो सारे सेक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगे, रादर देन मतलब 3-4 दिन सिर्फ टेम्पल्स और मतलब आर्किटेक्चर को देने से बेटर है कि 1-2 दिन इनको डिवोट करो और ये चीज़ें रिवाइज कर लो बेटर। वो अभी इस बच्ची ने कहा था, शी वॉज वेरी हैप्पी कि लड़कियों का है, तो मैं उस ताल्लुक़ से बताना चाह रहा हूँ कि 2 बच्चियों का जिक्र करूँगा जो कि हमारे थ्रू सक्सेसफुल हुई हैं। एक बच्ची ज़ैनब सईद, जो कि हमेशा से उसने हिजाब पहना और हमारे सामने भी हिजाब पहन करके तैयारी की, और यूपीएससी में भी जाके हिजाब पहन करके तैयारी की, और यूपीएससी ने उसको पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर दिए इंटरव्यू में, टॉप नंबर इन इंटरव्यू टू ए हिजाब गर्ल। नंबर 2 एक दूसरी बच्ची उम्मुल खैर, जो कि दिल्ली में निज़ामुद्दीन बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में वहीं पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, और यूपीएससी में बैठी और वो कामयाब हुई, और उसके अलावा उसके दोनों पैर भी काम नहीं करते। तो व्हाट आई हैव द मैसेज विच कम्स टू यू, वही ये कि लड़कियां लड़कों से किसी तरह कम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि टैलेंट इज़ अथीस्ट, टैलेंट का कोई मज़हब नहीं होता, और यूपीएससी इज़ टोटली ट्रांसपेरेंट बॉडी और इट बिलीव्स इन टैलेंट इज़ अथीस्ट।
मुझे लगता है इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती, क्योंकि समय अब हमारे पास ख़त्म हो रहा है और बहुत ही सुंदर बात के साथ आपने इस मोड़ पर बातचीत को लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रयास के लिए भी, इस कोशिश के लिए भी, इस कार्यक्रम में आने के लिए भी। आपको बहुत सारी बधाई जावेद भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे, जो और युवा हैं कम्युनिटी के वो भी आपको देखकर आगे आएंगे। और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत जल्दी यहाँ इस कुर्सी पर बैठने वाले हैं और आपके जो जूनियर्स हैं आप उन लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं। एंड थैंक यू प्रवीण तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पूरा एक अलग कोशिश, जो इस देश में काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और उसे जानने का मौका मिलता है इस कार्यक्रम के ज़रिए। आप लोगों के साथ बात करके पूरी एक अलग दुनिया को, किस तरह की प्रिपरेशन होती है वो सुन के पसीने आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया में कुछ देर के लिए चला गया था। बहुत शुक्रिया वो यात्रा कराने के लिए भी। तो नौजवान हिंदुस्तान का ये मकसद है, किस तरह की कोशिशें हो रही हैं, कैसे आप इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, कैसे आप भी अलग अलग शोबों में अपना करियर बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं या सोचते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया के लोगों का काम है, उन्हें बहुत मदद इस प्रोग्राम से मिलने वाली है। वो समझ पाएंगे कि ये आप ही के लिए है, आप भी अपनी हिस्सेदारी पूरी मजबूती के साथ रख सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते नौजवान हिंदुस्तान के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।